होते हैं उसको रोकने वाले। हम इन्हें अपने धर्म के साथ, अपने धर्म की छवि के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम अपने धर्म को भी इनकी गिरफ्त से बचाएंगे। यह भी बीड़ा हमने उठाया है। पूरे विश्व में हिंदू विचार को जानने, समझने, पढ़ने, और खास तौर पे हिमाचल पे मैं देखता हूं, हिमाचल में विदेशों से कई लोग आते हैं, क्योंकि हिमाचल देवस्थली है। यहां हिंदू धर्म को समझने के लिए आना और रहना अपने आप बहुत बड़ी किस्मत वालों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस धर्म को, जिसमें पूरा विश्व जिस धर्म को मानता है कि नहीं, इस धर्म में एक खूबी है कि अनंत काल से चलता आ रहा है ये धर्म, कोई इसको रोक नहीं पाया, इस बहाव को कोई नहीं रोक पाया। इसमें हमारे ऋषि मुनियों की प्रज्ञता है, हमारे पूर्वजों का जीवन का अनुभव है, उनकी कहानियां हैं। इस धर्म में सब कुछ है जो आपको किसी और धर्म में नहीं मिलता। इस धर्म को ना कोई पुस्तक में कैद कर पाता है, ना कोई किसी अनुष्ठान में कैद हो सकता है। यह धर्म बहुत विशाल है। इसको कैद करने वालों को भगवान माफ नहीं करेगा और हम उसको कैद नहीं होने देंगे। प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने एक आईना दिखाया और आईने में भारतीय जनता पार्टी को अपना एक विभत्स चेहरा दिखा, बिलबिला गए। अब हिंदू धर्म के पीछे छिपकर हम पर हमला बोल रहे हैं। कभी राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं, उसके पीछे छिपकर हमला बोलते हैं। हम उनसे, पूरा देश का मीडिया, देश का विपक्ष, देश के नागरिक उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, पिछले 10 साल से पूछते आए हैं। इस बार के सवाल है नीट, पेपर लीक। इन सवालों का जवाब दीजिए, मणिपुर का जवाब दीजिए। नहीं, उन्हें जवाब नहीं देना है, उन्हें सवालों से बचना है। और सवालों से बचने के लिए वो शरण लेते हैं कभी धर्म की, कभी राष्ट्रभक्ति की, और ये छद्म राष्ट्रभक्ति, उसका राहुल जी ने डटकर मुकाबला किया कि देखिए, आपकी छद्म राष्ट्रभक्ति नहीं चलने देंगे। आप हमारे इस विशाल हिंदू विचार को संकीर्ण बनाएंगे, वो हम नहीं होने देंगे। आपका कद छोटा हो तो आप हमारे धर्म का कद भी छोटा कर देंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब तक हमें लगता था कांग्रेस में, विपक्ष में बैठकर, कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, अपने अधिकारों को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, नौजवानों के रोजगार को बचाने की है, महिलाओं की सुरक्षा को बचाने की है। अब हम आश्वस्त हो गए हैं कि हमारी लड़ाई ये तो है ही, इसके साथ साथ अपना काम कर रही है, करती रहेगी। रोकने की कितनी ही कोशिश कर दे। एक प्राकृतिक आपदा आई, उसका सामना किया। एक आपदा गुजरात से आई, वो 2 गुजरात के लोग हैं, वो आपदा उन्होंने भेजी थी, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उस आपदा का भी डटकर मुकाबला किया। और यह शिकायत उनको है, दिल्ली में जो हमारे 2 गुजरात के भाई बैठे हैं उनको, कि ये सरकार हम गिरा क्यों नहीं पाए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, एक राज्य जिससे मैं आता हूं राजस्थान, एक राज्य जहां मैं बैठा हूं, हम सब बैठे हैं हिमाचल, और भी 1-2 ऐसे राज्य हैं जो ऐंठ निकालने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अकड़ निकालते हैं। हिमाचल ने केंद्र सरकार की ऐंठ निकाली है, और अभी भी अगर वो सबक नहीं ले रहे, जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो 2 रास्ते होते हैं। हार को स्वीकार कीजिए और आत्मचिंतन कीजिए कि हमें क्यों हारना हुआ, ये हार हमारी किस्मत में क्यों आई, कुछ कदम ऐसे उठाए होंगे। तो जब हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, आत्मचिंतन का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना कि नहीं, जोड़ तोड़ करिए, पैसा खर्च करिए, एजेंसीज का दुरुपयोग करिए, डराइए, धमकाइए और सरकार गिराइए। और इन्होंने खुलकर बोला, चुनाव के दौरान भी बोला कि ये ओपीएस के खिलाफ है।
कैसे रोके हैं? मतलब वहाँ नहीं मिल रही है अभी, या पैसे की दिक्कत है, या क्या? नहीं, ये रोकना चाह रहे हैं इसको, वो नीति ही बदलना चाह रहे हैं। हम जब थे तो हम तो दे रहे थे, लेकिन ये राजस्थान का आपने मुझे याद दिलाया, जो चिरंजीवी योजना थी, स्वास्थ्य की योजना थी, जहां 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था, आते ही वो रोक दिया गया। तो ये कई राज्यों में जहां जहां कांग्रेस ने अच्छी अपनी गारंटियों पर अमल किया, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमने सोचा था कि इस चुनाव के नतीजे के बाद कुछ सबक लिया होगा नरेंद्र मोदी जी ने। आज भी शायद रेड हो रही है, सबक कुछ नहीं लिया, अभी भी वही धर्रा उनका चल रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग। और जिस तरह से दुरुपयोग एजेंसी का किया गया, वो विश्व के इतिहास में कहीं किसी लोकतंत्र ने नहीं किया होगा, जितना पिछले 10 साल में एजेंसियों की साख नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने हाथ से गिराई। हम संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, लोग देख रहे हैं, और लोग इनको जवाब जैसे अभी दिया और माकूल जवाब देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। और हम तो इनको चुनौती भी देते हैं, 7 दिन के लिए एजेंसियां हमें दे दो, सिर्फ 7 दिन के। नरेंद्र मोदी जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। अमित शाह भी आएंगे पीछे पीछे, वो हम फिर आने नहीं देंगे, वो अलग बात है। की दिशा में बहुत अच्छा सुझाव है, होना चाहिए। और मुझे लगता है इस पे हमें आंतरिक चर्चा हर पार्टी को करनी चाहिए। हमारी पार्टी तो अवश्य करेगी, हमारा गठबंधन भी करेगा कि ये थोपे जाने वाले चुनाव कैसे रोकें। और निर्दलीय, जैसे इन्होंने कहा, निर्दलीय लोग इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जरूरी गैर जरूरी चुनाव है बिल्कुल। इसमें शहीद अजय कुमार के पिता बोल रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं मिला। मैं आपको इसमें थोड़ा और खुलासा करके बताता हूं। इंश्योरेंस का 48 लाख, तो इंश्योरेंस का, उसको भी राजनाथ जी कह दें कि ये मुआवजे की राशि है या एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, तो गलत। तो उनका झूठ पकड़ा गया। 2 इंश्योरेंस होते हैं, वो इंश्योरेंस की जो रकम है वो 98 लाख के लगभग होगी, उसमें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया गया और ये गलत है। इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, शहीद का दर्जा मिलना और मुआवजा मिलना, ये अलग अलग बिंदु हैं। कल सेना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें भी कहीं शहीद शब्द का जिक्र नहीं किया, अग्निवीर शब्द का जिक्र किया। यही तो राहुल जी कह रहे हैं बार बार कि ये 2 अलग अलग दर्जे क्यों दिए हैं आप। एक को आप शहीद बोलते हो, दूसरे को आप अग्निवीर बोलते हो, शहीद भी नहीं बोलते। कहां है पेंशन, कहां है मुआवजा, कहां है एक्स ग्रेशिया? तो वो झूठ माननीय रक्षा मंत्री का सरेआम संसद के पटल पर झूठ बोलते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्री पकड़े गए, ये बोलते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है। के अंदर बैकफुट पे लाके खड़ा किया है, उसके मुखिया हैं। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के हमारे कलीग प्रवक्ता नरेश ठाकुर जी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमारे शगुन दत्त जी मीडिया पैनलिस्ट हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश में, और आदरणीय पवन खेड़ा जी। उसी संदर्भ में आज मैं निवेदन करूंगा पवन खेड़ा जी से कि वो आप लोगों को संबोधित। धन्यवाद। विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। के लिए ये बार बार आने वाली आचार संहिता, अनावश्यक आचार संहिता से काम भी रुक जाते हैं। सवाल उठता है कि आचार संहिता और ये चुनाव क्यों थोपे गए? हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, हिमाचल प्रदेश के वोटर से आखिर मोदी जी क्या बदला लेना चाहते हैं? कोई आवश्यकता नहीं थी। आपदा आई थी, आपदा के वक्त नरेंद्र मोदी जी लापता थे। एक बार पलटकर हिमाचल प्रदेश नहीं आए और चुनाव के वक्त कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। कोई आपदा के वक्त क्या अपने घर को ऐसे छोड़ देता है? न कोई फंड्स रिलीज किए, कोई पैकेज रिलीज किया हो,
उस वक्त हिमाचल को भूल गए, लेकिन वोट मांगने बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं, अपना दामन फैलाते हैं और कैसे आपकी आंखों में आंखें डाल के वोट मांगते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में जाता है। फिर से इस्तीफा देकर चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? बनेगा तो फिर भी एमएलए, रहेगा तो फिर भी विपक्ष का एमएलए। 12वीं पास करता है बच्चा, क्या वापस 12वीं देने चला जाता है? पास हो गए ना, आगे बढ़िए। तो यह भी एक सवाल हिमाचल की वोटर के दिमाग में है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी इस्तीफा देकर फिर से चुनाव थोपने की। इस निर्णय के पीछे रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? इस सवाल का जवाब सबके दिमाग में है। हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो देश में ओपीएस दे रहा है और इस बात का खामियाजा, इस बात की सजा नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को देते रहे। जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी दिल्ली आते हैं और गुहार लगाते हैं, हिमाचल के हक जब मांगने जाते हैं प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, तो उनको ताना सुनना पड़ता है। अरे आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो ओपीएस दे रहे हैं। ये ताना प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री को सुनाते हैं। ओपीएस दे दिया तो क्या गलत किया? हक है ओपीएस। और ये हमने गारंटी, हमारी जो 10 गारंटी थी उसमें हमने ओपीएस का जिक्र किया था और वो दिया और देंगे, कोई रोक नहीं सकता। वो कहिए कि हमसे अगर कोचिंग लेनी है तो आ जाएं, सरकार कैसे चलाना है हम सिखा देंगे। यहां तो हम कानून बनाने वाले हैं। हमसे पहले भी इन्होंने ये बात की थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफी हुई थी। तब मुझे याद है जेटली साहब, स्वर्गीय जेटली साहब थे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, चुनौती देती थी कि अरे भट्टा बैठ जाएगा अर्थव्यवस्था का। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का भले ही भट्टा बैठ गया हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा, किसानों को राहत भी दी और फिर भी अर्थव्यवस्था जीडीपी 8 पे चलता रहा। तो ये अगर अर्थशास्त्रियों को आप की सलाह पे अब सरकार चलाओगे तो चल पाएगी, अनर्थशास्त्रियों के हाथ में सरकार दे दोगे तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है।